जय हिंद। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीके और जीएस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है, इतना पढ़ना है, और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है? इन चारों में से सर्वोच्च संस्था कौन सी बताइए? सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है, धर्म है। तो देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो राजनीति है, भारत की राजनीति है जो, तो उसमें अधिकार जितने भी हैं और शक्तियां प्राप्त हैं वो संविधान से प्राप्त हैं। राजनीति संस्था को, राजनीतिक लोगों को जो भी अधिकार दिए गए हैं वो संविधान के थ्रू दिए गए हैं। संविधान के अंतर्गत ही अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है या सर्वोच्च है संविधान। संविधान के अनुसार ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में शक्तियां और अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? तो भारत का राष्ट्रपति पहला, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष चौथा। तो इन चार विकल्पों से बताइए कौन सही है। तो देखिए, संसद के संयुक्त सत्र की अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ध्यान रखना, संसद के संयुक्त सत्र की अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखना, संसद के दोनों संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि दोनों सदन, उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ है किस वर्ष? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? 2001 में, 2004 में, 2005 में, 2002 में। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ। ध्यान रखना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ है। अब सूचना का अधिकार क्या है? तो सूचना का अधिकार ये है कि प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार दिया गया है कि किसी भी सार्वजनिक संस्थाओं से अपनी सूचना मांग सकता है, न मिलने पर अपील कर सकता है उच्चतम न्यायालय में। और उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत ये अधिकार प्रदान किया गया है कि देश का प्रत्येक नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सार्वजनिक संस्थाओं से किसी भी विभाग से सूचना मांग सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है। अगर उसको संदेह, शंका है कि मेरा काम सही ढंग से नहीं हुआ है तो सूचना मांग सकता है। न मिलने पर वह उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन? सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? कौन नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो देखिए, इसका कहने का मतलब है संसद का कौन भाग नहीं है इसमें से, चारों में से? राष्ट्रपति नहीं है कि उपराष्ट्रपति नहीं कि लोकसभा है, लोकसभा नहीं कि राज्यसभा नहीं। तो देखिए, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। तो संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान रखना, तो संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। ध्यान रखना, अगर सदन पूछा जाए संसद के तो 2 हैं, लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सदन, निम्न सदन। लेकिन अगर अंग पूछे जाए तो 3 हैं,
लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अभिन्न 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर कौन होगा? बी, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? बताइए इन चारों में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी भी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इन चारों में से कौन बनी थी? तो स्वतंत्र भारत के राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू किस राज्य की महिला राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश की। ध्यान रखना, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बनी थी। और ये कब बनी थी? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त 1947 से लेकर 1949 तक। ध्यान रखना, 15 अगस्त 1947 से लेकर 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। ठीक है, कौन? सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। ध्यान रखना, कब बनी थी? 15 अगस्त 1947 को। कब तक रही थी? 1949 तक। ध्यान रखना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दे रखी है, सूची 2 है। तो मौलिक अधिकार का संबंध किससे? मौलिक कर्तव्य का संबंध किससे? संघ का संबंध किससे? और आपात उपबंध का संबंध किससे? तो मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है, मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है। ध्यान रखना, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में दिए गए हैं, तो इसका 1 से संबंध है। मौलिक कर्तव्य किससे? भाग 4 से। इसके बाद संघ का उल्लेख है भाग 5 से। संघ का उल्लेख किससे? भाग 5 से। और आपात उपबंध का संबंध है, आपात उपबंध दिए गए हैं किसमें? भाग 18 में। ध्यान रखना, भाग किस में दिए गए? 18 में। तो मौलिक अधिकार का संबंध 2 से, मौलिक कर्तव्य का संबंध 1 से। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का। तो इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन होगा? पहला। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापने में किया जाता है? मनुष्य के शरीर में जो रक्त प्रवाह की गति है, रक्त धारा प्रवाह है, तो उसको मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? कौन से रेडियो तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, रेडियो फास्फोरस, दूसरा है रेडियो आयोडीन, तीसरा है रेडियो आयरन और चौथा है रेडियो सोडियम। तो रक्त के प्रवाह की गति को मापने के लिए ध्यान रखिएगा, रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी। ध्यान रखना, रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है शरीर में रक्त के प्रवाह की गति को मापने में। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता पॉपी से, तुलसी से, गंध सफ़ेदा से, यूकेलिप्टस से और एफेडरा से। इन चारों में से बताइए किससे प्राप्त होता है? तो नोस्कापीन, ध्यान रखना, पोस्ता पॉपी से प्राप्त होता है। किससे? पॉपी से। पोस्ता पॉपी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में और वायुमंडल में। ये 4 मंडलों में से बताइए कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? जाइलेम करता है, फ्लोएम करता है, कोर्टेक्स करता है, एपिडर्मिस करता है। इन चारों में से कौन करता है? जीवित कौन सा ऊतक है जो उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? बताइए इनमें से कौन सा करता है? तो ध्यान रखिएगा, फ्लोएम ऊतक करता है, जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। ठीक है। जाइलम का मतलब होता है जड़ों से पत्तियों तनाव में जल पहुंचाना, जाइलम। और फ्लोएम का मतलब होता है नीचे से जल के द्वारा खनिज पोषक तत्व
पूरे पौधे में पहुंचाना। ठीक है, तो जैव पोषक तत्वों का काम कौन करता है? फ्लोएम। और जाइलम का, जाइलम से मतलब होता है जल। अगर जाइलम है तो समझ लो जल को पहुंचाने का कार्य कर रहा है पौधे में। और फ्लोएम का होता है पोषक तत्व, खनिज लवण पोषक तत्व जो होते हैं उनको पहुंचाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है? परजीवी पादप है बकव्हीट, मैकेरोनी व्हीट, गोल्डन राइस, ट्रिटिकल, ट्रिटिकल। इन चारों में से बताइए कौन सही है। तो गोल्डन राइस होता है, ध्यान रखना। परजीवी पादप कौन है? गोल्डन राइस होता है। इसका राइट आंसर कौन होगा? सी, गोल्डन राइस राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है, ब्यूटेरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। तो दूध में आप जानते हैं कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो दूध को जब जमाते हैं तो इसमें बैक्टीरिया कार्य करते हैं, तो वो दही क्या होता है? खट्टा हो जाता है। वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ध्यान रखना। दूध का खट्टापन किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? तो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कौन नहीं बढ़ाता है? श्वसन नहीं बढ़ाता है, कि प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया। तो ध्यान रखना, कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाते कौन कौन? तो इसमें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कौन बढ़ाते हैं? श्वसन बढ़ाता है, दहन बढ़ाता है, किण्वन, विघटन। इन क्रियाओं द्वारा क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। तो श्वसन आपको कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाता है, जैविक पदार्थों को क्षय भी बढ़ाता है, ज्वालामुखी क्रिया भी बढ़ाता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता। प्रकाश संश्लेषण जो है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और क्रिया करके गैस ग्रहण करके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करके क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। ठीक है, तो वो जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं बढ़ाता। तो प्रकाश संश्लेषण का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार आमूलन किया गया है? 1966-67 में, 1991-92 में, 1990-91 में, 1989-90 में। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय रुपए का 2 बार आमूलन किया गया है, आमूलन 1991-92 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991-92। ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है किसकी? हरियाणा पंजाब राजस्थान की, हरियाणा पंजाब दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश हरियाणा और पंजाब की, पंजाब दिल्ली और राजस्थान की। तो भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना किसकी है? हरियाणा पंजाब और राजस्थान की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा और नागल, ध्यान रखना, में सतलज नदी में 2 बांध बनाए गए हैं। भाखड़ा और नागल में सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। इसके माध्यम से जल, विद्युत और सिंचाई की व्यवस्था की गई है, ध्यान रखना। और ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है कौन? भाखड़ा नागल परियोजना। और ये किन राज्यों में है? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेएम किन्स, गुनार मिर्दल। चारों में से बताइए कौन सही है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक का ध्यान रखना एडम स्मिथ है। ये एडम स्मिथ प्रमुख अर्थशास्त्री थे। इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है किससे? अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से, रोहिलखंड से।
तो चरकुला जो है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये ब्रजवासियों से संबंधित, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, ध्यान रखना। तो ये ब्रज भूमि से संबंधित हो जाएगा। प्रसिद्ध चरकुला कहाँ का? उत्तर प्रदेश राज्य का, और उत्तर प्रदेश के ब्रज भूमि से है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है किस जिले में? रायबरेली में, प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर जिले में, फैजाबाद में। तो उत्तर प्रदेश में आंवला जो सबसे अधिक होता है तो वह प्रतापगढ़ में होता है, राजा भैया के क्षेत्र में, ध्यान रखना। प्रतापगढ़ जिले में होता है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन। ये जो प्रतापगढ़ जो है राजा भैया का क्षेत्र है, तो आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? रायबरेली में, नोएडा में, कानपुर में, अमेठी में। इन चारों में से बताइए कौन सा ही है। तो रेलवे कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की जा रही है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? रायबरेली में स्थापित की जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में, ध्यान रखना। 2012 में रायबरेली में है रेलवे कोच फैक्ट्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है कहाँ? वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में, गोकुल में। तो लठमार होली मनाई जाती है बरसाना में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बरसाना में लठमार होली होती है। इसमें भारतीय इतिहास यानी कि परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ नंदगांव से माता राधा के गांव बरसना गए थे। वहां राधा और उनकी सहेलियों ने उन्हें लठ से भगाने का प्रयास किया गया था। तभी से वहाँ ये प्रथा प्रचलित है, लठमार होली खेली जाती है। तो तभी से इसको लठमार होली कहा जाता है। तो लठमार होली कहाँ से संबंधित है? बरसाना से, ध्यान रखना। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ नंदगांव से होते हुए बरसना पहुँचे थे। वहाँ राधा और उनकी सहेलियों ने मिलकर लठ से उनको भगाने का प्रयास किया था, इसलिए लठमार होली बरसना में फेमस है। राधा बरसना की थी, राधा जो माता थी वो बरसना से संबंधित थी, ध्यान रखना। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।